Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy. I am back with your English lecture. So in today's lecture we will discuss the important short answer type questions of dust of snow. So let's begin with the question answers. इसमें जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो है How did the poet feel before the change of mood? Why did he feel so? अभी इसमें क्या होता है एक्चुअली there are two stanzas. दो स्टेंजा इस पोएम में आपके और पहले वाले स्टेंजा में जो पोइट का मूड है वो डिफरेंट है और सेकंड वाले में आफ्टर फॉलिंग ऑफ द स्नो जब स्नो उनके ऊपर पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिरते हैं तो उनका मूड चेंज हो जाता है। तो जो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेंजा उनका जो मूड था वो कैसा था और वो ऐसा क्यों फील कर रहे थे उसका रीजन हम इस आंसर में राइट करेंगे। सो यू कैन से दैट इट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट स्टेंजा। यस, द पोइट वॉज इन The poet was in a very depressive and hopeless mood. उनका जो मूड था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी उम्मीद जो है वो खत्म हो चुकी है। The day offered no relief, comfort or happiness for the poet. जैसे होता है ना, कोई कोई दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है और कुछ दिन हमारे ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, तो उस तरह से पोइट को भी लग रहा था। ही फेल्ट दैट, और वो क्या फील कर रहे थे? ही फेल्ट दैट द होल डे हैड बीन वेस्टेड फॉर नथिंग। उनको ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा का पूरा जो दिन है वो बिना किसी रीजन के पूरा दिन खराब उनका होने वाला है। परहैप्स मीन्स होता है मे बी हम इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं, परहैप्स हम फॉर्मल वे में यूज करते हैं। परहैप्स हिज डल एंड depressive mood led him to such a condition या फिर to such a conclusion। कि उनका दिन इसलिए उनको लग रहा था कि अच्छा नहीं होने वाला है क्योंकि उनका मूड काफ़ी ऑफ था और उनको बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। इसीलिए उनका जो चेंज होने से मूड, जो पहले जो उनका मूड था वो बहुत ही बुरा था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक दैट द पोएट प्रेजेंट्स अ वेरी ब्राइट और चीयरफुल साइड ऑफ नेचर इन द पोएम? कि आपको क्या लगता है कि पोइट ने इस पोएम के अंदर जो नेचर है उसका एक ब्राइट और चीयरफुल साइड को यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट किया है? आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में? अब हम ये राइट करने वाले हैं। यस, ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने ऐसा कुछ भी शो नहीं किया है कि जो आपको ये बताए कि हाँ नेचर के अंदर कहीं पे भी उस टाइम में कोई चीयरफुलनेस है, कोई हैप्पीनेस है, ऐसा कहीं भी उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया है। सो जो बिगनिंग होगी हमारी वो कहाँ से होगी? नो से होगी। नो, द पोएट हैज प्रेजेंटेड नेचर इन इट्स एलिमेंटल and raw form। नेचर को उन्होंने बिल्कुल एक रफ फॉर्म के अंदर हमारे सामने प्रेजेंट किया है। इट इज क्वाइट
It is quite dull and depressive wintry day, क्योंकि बिगनिंग में उन्होंने ऐसा ही बताया कि उसमें सारा का सारा जितना भी चीजें हमारे सामने प्रेजेंट की जा रही है वो कैसी है, एलिमेंटल और रॉ फॉर्म है नेचर का, और कहीं पे भी कुछ भी हैप्पीनेस जो है वो शो नहीं हुई है पोइट की तरफ से. एंड द फॉल ऑफ फाइन dust of snow does bring a sudden change in the mood of the poet. It refresh कर देता है वो किसका, ऑन पार्टिकल्स ऑफ स्नो का गिरना. It refreshes his spirits and brings cheerfulness to his depressed mood. मीन्स क्या होता है कि जब कोई चीज बिगनिंग में अलग होती है और बाद में उसका जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है, तो इसी तरह से इसमें भी जो नेचर का जो फॉर्म है उसको चेंज करते हुए दिखाया गया है, जिसमें पहले जो नेचर है वो डिप्रेस्ड है, पहले सैड है, लेकिन जैसे ही स्नोफॉल होता है एकदम से मूड भी चेंज हो जाता है और नेचर के अंदर उनको हैप्पीनेस जो है वो नजर आती है. तो उन्होंने बिगनिंग के अंदर, इसके अंदर बिगनिंग, जब हमारी पोएम की बिगनिंग होती है तो उसमें कोई भी ऐसा ब्राइट या फिर चीयरफुल साइड जो है नेचर का नहीं दिखाया था, लेकिन हाँ आफ्टर दैट इंसिडेंट, जो इंसिडेंट होती है जिसमें उसके ऊपर स्नो फ्लैक्स गिरते हैं, उसके बाद जो चीजें हैं वो बदल जाती हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रो एंड द हेमलेक ट्री आर जनरली कंसिडर्ड टू बी इनऑस्पिशियस एंड ओमनियस सिंबल्स. ओमनियस क्या होता है, when you are having some impression that something is going bad to happen, कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा इंडिकेशन जब आपको मिलता है. इनऑस्पिशियस भी उसी को बोलते हैं जो चीजें आपकी ऑस्पिशियस नहीं होती है, शुभ नहीं होती है. सो यहाँ पे बताया गया है कि द क्रो को और हेमलक ट्री को ज्यादातर हम इनऑस्पिशियस सिंबल्स की तरह लेते हैं. डज द पोइट यूज देम सो, क्या पोइट ने भी इन दोनों चीजों को ऐसे ही, जैसे कि उनको समझा जाता है कि वो दोनों चीजें इनऑस्पिशियस होती है, तो क्या पोइट ने अपनी पोयम में भी उनको इसी तरीके से यूज किया है, वो अब हम इस क्वेश्चन के अंदर देखने वाले हैं. यस, सो जब हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे तो द क्रो कैसे लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड में, द क्रो and the hemlock tree and the hemlock tree don't represent cheerfulness or brightness. Both of them are considered to be inauspicious but
The crow in the poem causes the dust of snow fall on the poet, and this leads to the sudden change of mood in the poet. So इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो क्रो और हैमलेट ट्री इसमें लिए गए हैं वो कोई भी चीयरफुलनेस और ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बिकॉज उसमें दोनों को कैसा माना गया है कि वो इनऑस्पिशियस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्नोफॉल होता है वो किसकी वजह से होता है? क्रो की वजह से होता है, और उसी की वजह से जो पॉइंट है उसका मूड जो होता है वो चेंज हो जाता है। एंड सिमिलरली the hemlock tree is the tree under which the poet is standing. The poet is standing and experiencing the change of his mood. The change of his mood. Because अगर बिगनिंग के अंदर जो नेचर है उसको डिप्रेस दिखाया गया, उसको सैड दिखाया गया है, लेकिन बाद में जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है? वो हैमलेट ट्री की वजह से आता है और क्रो की वजह से आता है, जिसको हम इनऑस्पिशियस समझते हैं। जैसे ही क्रो ने मूवमेंट किया, देयर वाज द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। और दूसरी बात यह है कि द पोइट वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलेट ट्री के नीचे ही वो खड़े हुए थे। अगर वो इनऑस्पिशियस थिंग होती तो उसके मूड को चेंज ही नहीं होने देती। सो इस तरीके से उन्होंने अगर अपने मूड को चेंज होते हुए देखा है, उसको एक्सपीरियंस किया है, तो वो उन दो चीजों की वजह से किया है जिसे हम इनऑस्पिशियस समझते हैं। और वो दोनों चीजें कौन सी है? क्रो एंड हेमलेट ट्री। उनको वो बिगनिंग में यूज तो करते हैं, लेकिन बाद में चेंज का कारण वो दोनों चीजें ही बनती है, जिनको कि लोगों का सोच ये होता है कि वो चीजें बहुत ही अशुभ होती हैं। सो यहाँ पर उन्होंने उनको किस तरह से यूज किया है? उन्होंने इस तरह से यूज किया है कि उनकी वजह से ही एक पॉजिटिव चेंज जो है पोएम के अंदर आता है और पोइट उस चीज को एक्सपीरियंस करता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? पोएम हमें क्या मैसेज देना चाहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में आपका आ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। द पोएट गिव्स a positive message to the readers depression and hopelessness do cloud our hearts, spirits and moods. However, there is
however, there is a silver lining, silver lining beyond every cloud. सो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन और होपलेसनेस हमारे जो स्प्रिट होती है या जो हमारा हर्ट्स होते हैं, हमारा मूड होता है, उसको थोड़ी देर के लिए कवर तो कर सकती है, बट फिर भी उसके पीछे बहुत सारी उम्मीदें छुपी होती हैं जो क्लाउड होता है या जो कवर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए फेरेसिस को यूज किया गया एक्सप्लेन करने के लिए दैट देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बियॉन्ड एवरी क्लाउड, यानी कि मीन्स टू से दैट कि हर नेगेटिविटी के पीछे एक पॉजिटिव ही जो होती है वो हिडन फॉर्म में होती है। जस्ट वन थिंग इज देयर दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज पॉजिटिव थिंग, हमने खुद उसको आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू आइडेंटिफाई ऑल दीज पॉजिटिविटी फॉर अस, वो हमारे लिए है, हमें खुद उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। सो पोइट ने भी इसको खुद ही आइडेंटिफाई किया है, और अगर वो नहीं चाहते तो वो चीजें आती भी नहीं, उन्होंने खुद उस चीज को, छुपी हुई चीज को पहचाना और उन्होंने फिर हमें बताया कि हाँ इस चीज के पीछे तो इस तरह की जो चीजें हैं वो छुपी हुई हैं और किस तरह से चीजों को चेंज भी किया जा सकता है। सो द पोइट हैड गिवन अप होप्स। अब इससे पहले क्या था? द पोइट हैड गिवन अप all hopes and declared that the whole day would go waste, कि पूरा दिन उनका बर्बाद होने जानने वाला, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था। Suddenly the falling of fine dust of snow on him brings a sudden change. Brings a sudden change in his mood, सो यहाँ पे देखिए मैसेज क्या आ रहा है कि जब पोएम के अंदर पोइट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, उसका पूरा दिन जो है वो बर्बाद होने वाला है, खराब जाने वाला है, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर स्नोफॉल होता है, वो गिरते हैं, वो पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिरते हैं, तो उनके मूड के अंदर एक चेंज आता है, और वो चेंज जो होता है वो उनको ये बताता है कि उनको ये रियलाइज करवाता है कि एटलीस्ट कुछ हिस्सा जो है वो दिन का उनका बच गया है, यानी कि अभी भी वो कुछ पॉजिटिविटी ढूंढकर अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं। सो इसीलिए यही एक मैसेज है इस पोयम का। और लास्ट के अंदर क्या होता है? चीयरफुलनेस replaces the feeling of regret। मीन्स कि जब वो ये सोच करके बैठे हुए थे, रिग्रेट कर रहे थे कि आज उनका मेरा दिन पूरा बर्बाद होने वाला है, तो कहीं ना कहीं लास्ट के अंदर उन पार्टिकल्स ऑफ स्नो की वजह से वो जो उनका रिग्रेशन था वो किस में चेंज हो गया? चीयरफुलनेस में चेंज हो गया। सो ये हमारी जो पोयम है उसका मैसेज है। नाउ एक छोटे से 2 क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, दैट व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो एंड व्हाट इज हेमलॉक ट्री, जो कि आपके एनसीईआरटी में से है। What is the dust of snow? तो उसको कैसे करेंगे आप? The dust of snow are the dust of snow are snow
flakes or small and soft particles, small and soft particles of snow that settle down on the various objects, on the various means क्या होता है? डिफरेंट. on various objects चीजें, on the earth during the snowfall. जैसे ही आप किसी ट्री को हिलाएंगे, कोई बाहर चीज पड़ी रह जाती है, उस पर अगर होता है उसको हल्के से ऐसे करेंगे तो जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो है एकदम बुरादे की तरह, जैसे लकड़ी का बुरादा उड़ता है उस तरह से वो पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो होते हैं वो उड़ते हैं. तो वो क्या होता है? डस्ट ऑफ स्नो होता है. व्हाट इज हेमलक ट्री? अब हम हेमलक ट्री बताएंगे कि हेमलक ट्री क्या है. यस, व्हाट इज हेमलक ट्री? A hemlock tree is a poisonous tree with white flowers, It stands for sorrow. It stands for sorrow. The dust of snow had covered this tree. इस पोएम के अंदर डस्ट ऑफ स्नो ने इस पूरे के पूरे पेड़ को कवर किया हुआ था और उसी की वजह से, क्रो की वजह से, वो जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट वाज सेटल डाउन ऑन हेमलॉक ट्री वो गिरते हैं उसके ऊपर. सो हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विद वाइट फ्लावर्स. ठीक है, एंड इट स्टैंड्स फॉर सोरो. ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. जो आपका पोयम है उस स्टेंजा के अंदर ये आती है लाइन, सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. तो अब हम इसका मीनिंग लिखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, इस लाइन के अंदर क्या कहना चाहते हैं पोइट, वो अब हम आंसर लिखने वाले हैं. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये. सो लेट्स बिगिन विद द आंसर. द होल day had been rather gloomy, dull and hopeless. The poet had a feeling that the whole day would go waste. तो इस तरह की पोयम के अंदर पोइट की फीलिंग थी कि पूरा दिन उनका खराब जाने वाला है. However, the falling of dust of snow on him suddenly changes his mood. उनके मूड को बिल्कुल चेंज कर देते हैं. It cheered his depressed
depressed spirits. He felt as if he had saved some part of the day. सो इस लाइन का जो मीनिंग निकल करके आता है वो यही आता है कि इससे पहले वो बहुत ज़्यादा सैड थे, डल और होपलेस अपने आप को फील कर रहे थे, लेकिन जैसे ही स्नोफॉल होता है, वो पार्टिकल्स ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरते हैं, उनका मूड चेंज हो जाता है और उनका अंदर जो बदलाव आता है उसमें वो फील करते हैं कि जो मेरा जो डिप्रेशन है या फिर जो मेरा डिप्रेस्ड मूड था वो एकदम से ख़त्म हो गया है। एंड एट दैट टाइम ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ही फेल्ट, और उन्होंने ये सोचा कि कम से कम इन स्नोफॉल के गिरने से जो मेरा पूरा दिन जो खराब जाने वाला था, बर्बाद जाने वाला था, अब वो नहीं जाएगा, बिकॉज जो पार्ट चला गया उसको वो वापस नहीं लेकर के आ सकता, लेकिन जो आगे का बचा हुआ जो दिन है उनका, उसको वो ठीक कर सकता है। और इस तरह से उस क्रो ने, उसकी क्रो की मूवमेंट ने, उन फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ने उनका एटलीस्ट जो बचा हुआ हिस्सा था, जो बचा हुआ दिन था, उसको बर्बाद होने से बचा लिया। तो इसका जो मीनिंग ये है कि सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे विच आई हैड रिव्यूड, जिसको मैं रिग्रेट कर रहा था कि आज तो ये दिन, ये टाइम भी खराब गया, आने वाला जो पूरा दिन है वो भी इसी तरह से जाने वाला है। सो यहाँ पे यही है एक मैसेज हमारे सामने कि हम किसी भी चीज़ से मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर हमें कुछ भी कर सकता है और हमारे अंदर चेंज कभी भी आ सकता है। और उस चेंज का कारण ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे भी डस्ट ऑफ स्नो है, क्रो है, हेमलेक ट्री है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर पोइट ने उनको एक पॉजिटिविटी के साथ हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है और इसीलिए ये हमें सिखाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बदलाव के पीछे एक बड़ा कारण हो, छोटी छोटी चीज़ें भी बदलाव लेकर के आ सकती हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।